मैं स्टार्ट कर रहे हैं स्कैनिंग द एनवायरनमेंट से। अ, अब उसका मीनिंग क्या होता है? तो ये समरी वीडियो है। इसका मतलब ये आपको एमसीक्यू के लिए यूज़ करना है। तो इसके अंदर पहली बात तो ये है कि हम इसको ये देखें कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कंपनी, उसके बाद में सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज यानी कस्टमर तक पहुंचाने वाले, कस्टमर मार्केट, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, यानी छह चीज़ें हैं। जबकि मैक्रो के अंदर सात चीजें हैं। इसमें डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल। सवाल ये कि मैक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या? मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में बिल्डअप करनी है, उसके अंदर बाकी सारी बहुत सी चीजें कवर होती है। इसमें हम यहाँ देखेंगे सबसे पहली बात तो पहले आएगा माइक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो एनवायरनमेंट में कंपनी आएगी। तो कंपनी, उसके मार्केटिंग मैनेजर, ये सब इसमें कवर होते हैं। याद रखिए इसके अंदर कि इनको कैसे काम करना है। उनको कस्टमर के बारे में सोचना है और सब लोगों को मिलके कस्टमर की वैल्यू और सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है। जबकि सप्लायर्स में वो डिलीवरिंग कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने वाली सिस्टम का एक हिस्सा है ये। राइट। इसमें सप्लायर एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट कैसे होगा? कैन हैव अ सब्सटेंशियल इफेक्ट कंपनी के मार्केटिंग ऑपरेशंस के ऊपर। इसमें प्राइस में चेंज लाना का सप्लायर के द्वारा, फिर सप्लाई शॉर्टेज, लेबर की स्ट्राइक हो जाए, ये सब के कारण काफ़ी इफेक्ट होती है। और इससे कस्टमर की रिलेशनशिप है लॉन्ग रन में डैमेज हो जाएगी। और कस्टमर और सेल्स दोनों खत्म हो जाएंगे कंपनी के अंदर शॉर्ट रन के अंदर। फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मतलब कस्टमर तक पहुंचाने वाले लोग। इसमें मिडिल मैन आते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में मिडिल मैन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, मार्केटिंग सर्विस एजेंसी और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वो लोग जो पैसा प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। शि- चाहे वो ईएमआई के ऊपर हो या बैंक के जरिए से आप ट्रांसफर करते हो, वो सब आ गए इसके अंदर। जैसे यहाँ पे हर चीज के बारे में लिखा गया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? इसमें स्टॉक करने वाले और गुड्स को आगे मूव करने वाले, कस्टमर को पहुंचाने वाले लोग आएंगे। वेयर हाउसिंग, स्टोर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं गुड्स को, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया फर्म और मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म टारगेट ऑडियंस तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्म करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, उसके अंदर बैंकिंग, क्रेडिट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज आती है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के अंदर मदद करती है। फिर उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कस्टमर। कस्टमर में कस्टमर्स ऑफ द कंपनी बिलोंग टू कस्टमर कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, रीसेलर मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, इंटरनेशनल, ये चीज़ें याद रखें। कौन कौन से मार्केट? कस्टमर में कंज्यूमर खुद, उसके बाद में इंडस्ट्रीज, उसके बाद में रीसेलर यानी तुमसे खरीद के दूसरों को बेचने वाले, गवर्नमेंट मार्केट जो गवर्नमेंट भी अगर अपने पास से खरीदती हो तो, और इंटरनेशनल मार्केट यानी हमारी कंट्री से बाहर बेचना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये फ्लक्चुएट होता रहता है। कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी वो भी चेंज होती रहती है। कस्टमर ब्रांड बदलते रहते हैं, अगर उनको कोई ब्रांड पसंद ना आए तो ब्रांड चेंज कर देंगे। ओनली बाय स्टडिंग द मार्केट डिमांड और कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, यहाँ पे मार्केटर्स क्या करेंगे? मार्केटर्स ट्रैक रख पाएंगे कस्टमर के प्रेफरेंस को। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो डिजास्ट्रस साबित होगा, यानी तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी। फिर आता है उसके बाद में कॉम्पिटिटर्स। कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम इज सराउंडेड एंड अफेक्टेड बाय होस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर। बहुत ज़्यादा कंपटीशन आजकल के ज़माने में तो अपने देखते हैं। तो ये कॉम्पिटिटर्स, उसको आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर और आउट मैनेवर्ड। आउट मैनेवर्ड यानी उनको पीछे छोड़ देना है, टू गेन एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। इंडस्ट्री और कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो हमको क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। वो बिल्ड करने के लिए हमको अपनी स्टेटस चेंज करना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना पड़ेगा, कंपटीटर्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना पड़ेगा, उनके स्टेटस को समझना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अ सुपीरियर और डिस्टिंक्टिव
competence in terms of customer value of the company relative to competition in a specific area। यानी ये आपको पूछेंगे एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी क्या। आपको दूसरी कंपनी के सामने, अपनी ही कॉम्पिटिटर के सामने आपको जो एडवांटेज मिलता है किसी पर्टिकुलर या तो बंच ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, तो इसको अपने इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर द पब्लिक्स, द कंपनी मस्ट ऑल्सो, द कंपनी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पब्लिक। पब्लिक का मतलब जिनका कंपनी के साथ इंटरेस्ट से कोई ना कोई तरीके से नाता जुड़ा हो, भले चाहे वो कस्टमर ना हो, सप्लायर ना हो, लेकिन फिर भी whether welcome or not on its method of doing business। पब्लिक कैन फैसिलिटेट मतलब फायदा भी दे सकती है और इम्पीड यानी रोक भी सकती है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश इट्स गोल्स। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। ये जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने की बात आए तो वो पब्लिक्स के लिए होता है, राइट। एवरी कंपनी इज सराउंडेड बाय 7 टाइप ऑफ पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ध्यान देना। एक तो फाइनेंशियल, जिसके अंदर बैंक, स्टॉक ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी। मीडिया में न्यूज़पेपर आता है, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिटीजन एक्शन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल ग्रुप यानी एनजीओ जो होते हैं ना, वो सब इसमें आएंगे। फिर उसके बाद में लोकल, नेबरहुड रेसिडेंट्स, लोकल यानी आसपास के लोग, कम्युनिटी ग्रुप से। फिर जनरल के अंदर आएगा जनरल पब्लिक, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के अंदर कंपनी की इमेज बनाना। इंटरनल में तुम्हारे वर्कर्स, ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे आपको एमसीक्यू में, याद रहिए। अब आता है इसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट। देखिए ये इजी पार्ट है इसके अंदर। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब लार्जर मैक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं वो। उसमें डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन रिलेटेड आएगा। Some people make up markets, marketers are interested in the size of population। जो पॉपुलेशन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो इसमें डेमोग्राफिक आता है। जैसे मार्केटर्स को क्या ध्यान में रखना है, एज और फैमिली स्ट्रक्चर, जोग्राफिकल पॉपुलेशन शिफ्ट। फिर इसके बाद में एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक यानी मतलब जो टारगेट मार्केट है उसमें एजुकेशन का लेवल कितना है। जोग्राफिकल पॉपुलेशन शिफ्ट यानी रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन होना। पॉपुलेशन की डिस्टिंक्ट डेंसिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कितनी अलग अलग तरह के लोग कॉस्मोपॉलिटन रहते हैं, एक ही कास्ट के लोग रहते हैं यानी ऐसा। फॉर एग्जांपल टीनेजर्स मार्केट, वर्किंग वीमेंस मार्केट, ये सब जो है ना वो तुम्हारे लिए आज के नए डेवलपमेंट में मोबाइल फोन, टू व्हीलर, कॉस्मेटिक सब अलग अलग लोगों के लिए बनाए जाते हैं, यानी रिक्वायरमेंट को देख के बनाए जाते हैं। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कंट्री में किस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम है और किस तरह से अभी यानी मंदी का माहौल है कि तेजी का माहौल है वो देखना है। इसमें टोटल बाइंग पावर वो किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारी इनकम पे डिपेंड करता है, प्राइसेस के ऊपर, सेविंग्स कितनी तुम्हारे पास है और क्रेडिट कितनी अवेलेबल है। मतलब लोन से आसानी से अगर कोई चीज़ खरीदी जा सकती हो तो डिमांड बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी अगर चेंज होता है तो इसके कारण इंटरेस्ट रेट बदलता है। उसके बाद में बिजनेस साइकिल्स के अंदर चेंज आता है, मतलब डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, ये सब आना, चेंजेस इन इनकम लेवल होना आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो इसमें चार अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, स्लो डाउन इन रियल इनकम ग्रोथ, कंटिन्यूड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब प्राइसेस का बढ़ना। स्लो डाउन यानी ग्रोथ इनकम की नहीं हो पा रही है, किसकी, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। और लो सेविंग्स, सेविंग्स कम हो जाना और चेंजिंग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पैटर्न। कंज्यूमर जिस तरह से जो चीज़ पे पहले एक्सपेंडिचर करते थे, लोग पहले घर की चीज़ों के ऊपर यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते थे, लेकिन अब इनकम बढ़ने के बाद उसके ऊपर का प्रपोर्शन कम हुआ है, बाकी चीज़ों के ऊपर का प्रपोर्शन बढ़ा है, लग्जरीज के ऊपर का स्पेंडिंग बढ़ा है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट यानी उसके अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होना, इंक्रीज पॉपुलेशन,
एंड इंक्रीज गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कानून बनाए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए। कंपनीज विल हैव टू अंडरस्टैंड एन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिट देमसेल्व्स टू द ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट को कमिट करना ये किसके अंदर आता है? नेचुरल एनवायरमेंट में आता है, मैक्रो में, नेचुरल एनवायरमेंट में। एज एन ऑफशूट ऑफ द अबव मेंशन कंसर्न्स, द ग्रीन मार्केटिंग ट्रेंड हैज स्टार्टेड। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब एनवायरमेंट को परेशान किए बिना इको मार्क लेबल को यूज करना। देखो, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। मैन्युफैक्चरर्स को इको मार्क सिस्टम लेबल यूज करना पड़ता है, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनानी है जिसमें ज़्यादा पेड़ काटे ना गए हो या तो प्लास्टिक का यूज़ कम किया गया हो, तो वो एलिजिबल होती है प्रोडक्ट, उसको इको मार्क दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इको मार्क स्कीम इंडिया में किस लिए होती है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए होती है, पूछ सकते हो। द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इट शुड ऑल्सो बी एनवायरमेंट फ्रेंडली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, यूज एंड डिस्पोजल, सब जगह पे। यानी प्रोडक्ट के बनने से लेके उसको डिस्पोज करने तक सब जगह पे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, वैसा। इकोमार्क प्रोडक्ट्स और ग्रीन प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज ओनली नेचुरल मटेरियल फॉर पैकेजेस। और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन भी ग्रीन मूवमेंट का एक पार्ट है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन यानी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बिना, केमिकल पेस्टिसाइड्स के बिना क्रॉप्स उगाना। टी, कॉफ़ी और फ्रूट्स ऐसे ही ग्रो किए जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बिना। रिसाइकल पेपर को यूज़ करना भी ग्रीन मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से वाले एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट में, नेचुरल एनवायरमेंट में आता है? Every consumer product we buy has an impact on the environment. It is important to know which ones have less impact. Earthen has been chosen as the logo of the EcoMark scheme. याद रखना कौन सा, तो पूछ सकते हैं। अर्धन को यहाँ पे चूज किया गया है इकोमार्क के लोगो के लिए। द फेमिलियर अर्धन पोर्ट यूजेस एन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक अर्थ, यानी वो मिट्टी यूज किया जाता है ना उसके अंदर, उसको अपने वापस यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इको मार्क को रिप्रेजेंट कराने के लिए। एज ए सिंबल इट पुट्स अक्रॉस इट्स एनवायरमेंटल मैसेज। इमेज का मतलब, इसका ये लोगो जहाँ पे भी दिखे तो वो इको मार्क है, और इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाई गई है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये मोस्ट ड्रास्टिक पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा चेंज लाने वाला ये एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट्स क्रिएट opportunities and threats in the market. The marketer should watch the trends in technology. Market of today's common products were not available 100 years ago. आज जो चीज़ें अवेलेबल है वो 100 साल पहले नहीं थी, 30 साल पहले नहीं थी। ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स, ये सब चीज़ें तो एक ज़माने में ऐसा था कि अमीर लोगों की खाली रीच में था, लेकिन अब ये कॉमन मैन तक पहुंच गया। इवन द कॉमन मैन हैज नाउ चेंज द लाइफ स्टाइल। लिखा है नहीं, देखो जो सेल फोन्स वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि लोअर इनकम के ग्रुप के, सोसाइटी के लोगों के पास भी है। जैसे ऑटो ड्राइवर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, हॉकर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, वो भी सब उसको यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस आम आदमी तक पहुंचना, उसके कारण मार्केट एडवांस होता है, मार्केट डेवलप होता है। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देखो इसमें एग्जांपल्स पूछेंगे आपको। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हाँ, डी कंट्रोल, डी लाइसेंसिंग। डी कंट्रोल यानी गवर्नमेंट अपनी अपने कंट्रोल्स को थोड़ा कम कर दे तो उसको बोलेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में दूसरा लिखा गया है डी लाइसेंसिंग, लिखा गया है। तो डी लाइसेंसिंग का मतलब लाइसेंस के बिना कोई प्रोडक्ट को अपने यूज कर पाते हो तो लाइसेंस के बिना आसानी से अगर यूज कर पाए तो वो इसके अंदर आता है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत ना पड़े। और एफडीआई पॉलिसी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो। अब यहाँ पे लॉज जो बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, लीगल और पॉलिटिकल दोनों। लेकिन लॉ बनाने के पीछे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर काम करता हो तो वो इसका मतलब ये बनता है सीधा सीधा कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर किया जाता है, लोगों की तरफ से ये प्रेशर किया जाता है। जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकना, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। लॉ बना दिया जाए तो वो फिर इसके बाद में लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगा।
Marketers have to function within the legal framework prevailing in the country. There have been many legislation. बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर बिजनेस को गाइड भी किया जाता है और इसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो इसमें प्रोडक्ट प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के लिए होता है। जैसे लिकर और सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट को हमने बैन किया है, वो लीगल एनवायरमेंट में आता है। सो मार्केटर्स को क्या करना पड़ता है? कम अप विद सरोगेट एड्स। सरोगेट एड्स का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे तो लिकर ब्रांड अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर लिखते हैं। जैसे मैकडोवेल नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, पर यहाँ पे ये ब्रांडिंग करेंगे कुछ अलग चीज की, राइट? डिसगाइज में ब्रांडिंग करनी पड़ती है उनको। देयर आर लीगल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर एंड कंट्रोल ट्रेड। फिर कल्चर एंड एनवायरमेंट, जिस कल्चर के अंदर अपने रहते हैं, यानी लैंग्वेज जिसके अंदर आता है, आपका बिहेवियर कैसा, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, वो सब इसके अंदर आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। कल्चर क्या है ये पूछ सकते हैं आपको। इज द यूनिफाइड रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। ये सबको मिला दो तो कल्चर बनता है। लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन और अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश कैसे की जाती है, वो इसमें आता है। द फॉलोइंग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग। एक तो परसिस्टेंस ऑफ कोर कल्चर्स, यानी कोर कल्चर ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जो मान्यता सालों से, सदियों से चली आ रही है, वो एकदम इजीली चेंज नहीं हो सकती। जैसे एथनोसेंट्रिज्म, यानी एफिनिटी टू लोकल मेड प्रोडक्ट्स एंड एवर्जन टू फॉरेन गुड्स। हम ऐसा मान के चले कि हमको हमारी प्रोडक्ट को ही यूज करना है, बाहर की प्रोडक्ट को नहीं यूज करेंगे। स्वदेशी अपना, वो एथनोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है, पूछ सकते हैं ये। शिफ्ट इन सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज, इसके अंदर दीज आर द मोर एमेनेबल टू चेंज। एमेनेबल यानी समझो कि इजीली चेंज किया जा सकता है, एंड कैन बी मोल्डेड एंड मैनिपुलेटेड इजीली। जैसे फिल्म स्टार्स का इन्फ्लुएंस हो, मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज का यंग लोगों के ऊपर होता है वो। तो ये परसिस्टेंस कोर कल्चरल वैल्यूज और शिफ्ट इन सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज, दो चीजें मार्केटर से की इंटरेस्ट, वो हमेशा कल्चरल शिफ्ट के बारे में देखा करते हैं। इससे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और कई बार थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ता है। अब ये आता है यहाँ से कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक। यानी फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा एनवायरनमेंट वाला कंप्लीट हुआ। एंड सेम के अंदर सिर्फ अकेला ये क्वेश्चन करो जो अभी कंप्लीट किया वो, तो भी आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर या तो बायर बिहेवियर इज डिफाइंड एज द बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले। कोई प्रोडक्ट को परचेज करने में, यूज करने में, इवेल्युएट और डिस्पोजिंग ऑफ, यानी उसको खत्म करने में जो बिहेवियर कंज्यूमर करता है वो, राइट? कंज्यूमर बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी लाइक डिसलाइक, सबके एटीट्यूड्स अलग होते हैं, सबके कल्चरल बैकग्राउंड है, इनकम लेवल अलग है। डिस्पाइट सच डिफरेंसेस देयर इज अ कॉमन फैक्टर अमंग ऑल ऑफ अस। अबव ऑल वी ऑल आर कंज्यूमर्स। वी बाय, यूज और कंज्यूम। हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, खरीदते हैं इस प्रोडक्ट्स को। एंड देखो, रेगुलरली फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सबको खरीदा जाता है। तो हमको कंज्यूमर के डिसीजन कैसे लेना उसको समझना जरूरी बन जाता है। इसके लिए हमारे पास CRM, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए। अब कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा टॉपिक। देखो, द टर्म कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें दो अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स है। एक तो हाउस होल्ड कस्टमर्स जो पर्सनल कंज्यूमर्स है, और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर जो बिजनेस या तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स अपने ओन पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीदते हैं, राइट? और अपने घर के लिए, या तो किसी को गिफ्ट देने के लिए, या रिलेटिव को गिफ्ट देने के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो फाइनल यूज के लिए खरीदी जाती है, राइट? और उसको हमने फाइनल कंज्यूमर बोलना है, एंड यूजर जिसको बोला जाता है। और ऑल द फाइनल कंज्यूमर कंबाइन टू मेक अप द कंज्यूमर मार्केट। द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग buyer includes profit and non-profit organization, government agencies यानी स्टेट और नेशनल, एंड इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल्स, ये सब आ गए उसके अंदर। यानी जो बड़े कस्टमर्स है वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स है। ये एंड यूजर्स नहीं है, ये दूसरे किसी के लिए खरीदते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे जो ज़्यादा बात करेंगे वो कौन से वाले कंज्यूमर के लिए बात करेंगे? हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा बात करेंगे। अब
अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से, तो कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो एक में सबसे पहले आता है कल्चर। देखो ये कल्चर, कल्चर में कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास आता है। सोशल में ये पूछेंगे आपको एमसीक्यू के लिए, कल्चर में, सॉरी, सोशल में रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस आता है। जबकि पर्सनल में एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, लाइफ साइकिल स्टेज, उसके बाद में ऑक्यूपेशन आपका क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, लाइफस्टाइल क्या आप फॉलो करते हो, पर्सनालिटी आपकी कैसी है और सेल्फ कंसेप्ट। उसके बाद में साइकोलॉजिकल में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड्स। इसमें सबसे पहले कल्चरल फैक्टर्स में अपने देखते हैं। देखिए कल्चर, ये एमसीक्यू है आपका। कल्चर की डेफिनेशन भी आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर इज द मोस्ट फंडामेंटल डोमिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्सनस वांट्स एंड बिहेवियर। एज ए पर्सन ग्रोज इन सोसाइटी, वो बेसिक सेट ऑफ, ये पूछेंगे देखो, सेट ऑफ वैल्यूज, परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर, जो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्विंग द फैमिली एंड अदर की इंस्टीट्यूशंस। यानी इसमें बेसिक वैल्यू जो आप अपने बचपन से सीख के, या तो अपनी फैमिली से या तो अपने सराउंडिंग से, वो कल्चर है, ये पूछेंगे आपको। और इसमें मार्केटिंग पीपल लुक फॉर कल्चरल शिफ्ट टू फाइंड आउट, अगर कल्चर में शिफ्ट हुआ ना, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको। कंसर्न्स अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, फॉर एग्जाम्पल, इज अ कल्चरल शिफ्ट। पहले कोई जिम के बारे में नहीं सोचते थे, अब आज हर कोई, जो स्टूडेंट है या तो कोई भी अगर समझो कि ग्रोनर्स भी इवन है, तो भी आज क्या हेल्थ के बारे में सोचते हैं, ये कल्चर के अंदर शिफ्ट हुआ। अब सब कल्चर, देखो इसमें स्मॉलर ग्रुप ऑफ सब कल्चर विद इन इट्स फोल्ड दैट प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंड सोशलाइजेशन फॉर इट्स मेंबर्स। यानी इसमें क्या लिखा गया है, सोशलाइजेशन मेंबर्स के लिए, सोशल बनना इसका मतलब और ज़्यादा लोगों के साथ में घुलना मिलना। इसमें नेशनलिटी ग्रुप, यानी आप कौन से नेशन में हो। फिर रिलीजियस, कौन से रिलीजन में। रेशियल ग्रुप, यानी आप कौन सी कास्ट के हो, सब कास्ट के हो। कम्युनिटी कौन सी है। जियोग्राफिकल एरियाज, कौन से एरियाज में रहते हो, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये आता है। फिर सोशल क्लास, सोशल क्लास यानी होमोजीनियस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या तो डिस्टिंग्विशन, इन डिस्टिंग्विश करो इसको, यानी डिफरेंशिएट करो। इन सोसाइटी हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यू, सबकी वैल्यू अगर सेम हो, सबके इंटरेस्ट और बिहेवियर सेम हो, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। लोअर क्लास आर सच सोशल क्लासेस, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और सोशल क्लास इज डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन। देखो आप कौन से बिजनेस में हो, इनकम कितनी है, एजुकेशन कितना है। कंज्यूमर्स विद इन सोशल क्लास में हैव सिमिलर बायर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रेफरेंसेस। सबका बिहेवियर एक जैसा होता है, ब्रांड की प्रेफरेंस जैसे कि एक जैसी होती है। नॉट ऑलवेज ट्रू होता है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में सेम होता है। अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर वेरी स्ट्रांगली। Membership groups can be primarily primary groups which have direct influence like family, friends, neighbors and co-workers. Secondary groups के अंदर religious organizations and trade unions आते हैं. An inspirational group is one to which the person wishes to belong. ये सबके नाम याद रखने हैं। मेंबरशिप ग्रुप यानी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड कोवर्कर्स, बिल्कुल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इनका आपके ऊपर होता है। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियंस आते हैं। एस्पिरेशनल ग्रुप के अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर आपको जाने का मन करता है कि मैं इनके साथ में रहूं तो ज़्यादा अच्छा, ये ग्रुप में मुझे शामिल करे तो ज़्यादा अच्छा। ये एक्सपोज करते कंज्यूमर के नए बिहेवियर की तरफ, और लाइफस्टाइल इनकी चेंज होती है। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, जहाँ पे ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, तो मार्केटर्स क्या करेंगे, हेल्प ऑफ ओपिनियन लीडर्स इन द रिलेवेंट ग्रुप। यानी आपके फैमिली, जैसे आप देखते हो ना, कोई भी खाने के तेल की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसके अंदर फैमिली लाइक फीलिंग होनी जरूरी है, मतलब आप उसको एसोसिएट कर पाते हो तुरंत। Marketers identify opinions leaders and make direct selling efforts towards them. Members of the group watch the leader's style. वो क्या करेंगे मेंबर, जैसे फैमिली के अंदर कोई बड़ा जो बोलेगा उसके बाद में बाकी बच्चे सुनेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही कि पूरे ग्रुप के अंदर इसमें से एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है और उसको देख के बाकी सब बिहेव करते हैं। ट्राई टू एम्यूलेट देम यानी उनको फॉलो करना। फिर फैमिली, तो मेंबर्स ऑफ द बायर्स फैमिली कैन एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। कई बार उसमें
तो हम बात करें तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। इसमें वंस पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन आते हैं। मार्केटिंग पीपल आर इंटरेस्टेड इन द रूल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन ऑन बाइंग डिसीजन। डिसीजन में एक जन का डिसीजन, कोई भी चीज़ परचेज करने में घर में सिर्फ एक जन का डिसीजन नॉर्मली नहीं होता, सब मिलके डिसाइड करते हैं। क्योंकि कई बार अपने देखते हैं कि इन केस ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज विल बी हस्बैंड ओरिएंटेड, वाइफ डोमिनेंट और इक्वल। यानी घर में अगर वॉशिंग मशीन लेना हो तो हस्बैंड नहीं सोचेगा। इसी तरह से अगर घर के अंदर स्कूटर लेना हो तो वाइफ को, अगर स्कूटर यूज ना करना, जिसको यूज करना हो वो ज्यादा सोचे। कई बार दोनों की इक्वल मर्जी चलती है उसके अंदर। रोल एंड स्टेटस, यानी अ बायर में बिलोंग टू मेनी ग्रुप्स एट द सेम टाइम, फैमिली, क्लब, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। उसकी पोजीशन हर ग्रुप में क्या है, उससे उसका रोल डिसाइड होता है। सच रोल्स एंड स्टेटस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस सम ऑफ हिज बाइंग डिसीजंस। अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में आप कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज के अंदर वो देख रहे हैं। एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। अगर देखो यहाँ पे स्टेजेस अलग अलग है, जैसे कि सिंगल्स, यंग सिंगल्स, न्यूली मैरिड, फिर मैरिड विद चिल्ड्रन, जिसको फुल नेस्ट बोला जाता है, ये पूछ सकते हैं आपको, फुल नेस्ट। फिर एल्डरली कपल, लिविंग अलोन, यानी एम्प्टी नेस्ट, यानी माँ बाप बूढ़े हो गए हो और बच्चों ने अपने अपने यानी अलग से घर ले लिए हो, तो वैसी जगह पे एम्प्टीनेस बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप अकेले रहते हैं या उनका कोई ख्याल ना रखे तो एम्प्टीनेस। उसका मतलब सिंपली ये होता है कि अब उनके पास जिम्मेदारियां कम है। और सिंगल पेरेंट्स, वर्किंग और रिटायर्ड, कंजम्पशन इज शेप्ड बाय द स्टेज। कौन से स्टेज में आप हो उससे आपका फूड, क्लोथ, फर्नीचर, रिक्रिएशन सब डिपेंड करता है। फिर ऑक्यूपेशन की बात करें तो बायर्स ऑक्यूपेशन, आप कौन से ऑक्यूपेशन में हो, तो इसमें आपके क्लोथ्स, वर्क शूज, लंच बॉक्सेस। सिंपली अगर कंपनी का एग्जीक्यूटिव है तो इसको एक्सपेंसिव सूट्स चाहिए, वॉचेस, ट्रैवल एक्सेसरीज, टिकट्स फॉर एयर ट्रैवल, लग्जरी कार, ये सब की रिक्वायरमेंट होगी। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज की बात करें तो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज ऑफ द बायर वो भी अफेक्ट करेंगे। यानी अगर स्पेंडेबल इनकम उसके पास ज्यादा है खर्च करने के लिए, सेविंग्स और एसेट्स उसके पास ज्यादा है, वो अगर लोन ले सकता है। और स्पेंडिंग और सेविंग्स के पीछे उसका मकसद क्या है, कुछ लोग ज्यादा पैसे बचाने में बिलीव करते हैं तो कुछ लोग पैसे ना बचाने में बिलीव करते हैं, तो वो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस है। अब लाइफ स्टाइल, आप कौन सी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो। कंज्यूमर अगर सेम कल्चरल, सब कल्चरल, ऑक्यूपेशनल और सोशल क्लास बैकग्राउंड के हो तो भी उनकी लाइफस्टाइल चेंज होती है। इसी तरह से इसको स्टडी करके मार्केटिंग बिहेवियर अपने स्टडी कर सकते हैं। फिर पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। पर्सनालिटी ये पूछेंगे एमसीक्यू में, पर्सनालिटी इज द पर्सन डिस्टिंग्विशिंग साइकोलॉजिकल characteristic that lead to relatively consistent and enduring responses to his or her own environment। मैं अपने एनवायरमेंट को कैसे देखता हूँ। पर्सनालिटी का मतलब इंसान कैसा दिखता है वो नहीं होता। पर्सनालिटी का मतलब वो अपने सराउंडिंग को कैसे सोचता है उसके बारे में होता है। इट इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच ट्रेट्स यानी क्वालिटीज लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, में किसी को कंट्रोल करूँ उसको डोमिनेंस बोला जाता है। ऑटोनोमी यानी अपने डिसीजन खुद लेना। सोशियबिलिटी यानी सोसाइटी में घुल मिल जाना। डिफेंसिवनेस यानी कई बार क्या कि अपने बोलने से पहले 100 बार सोचे। अडेप्टेबिलिटी, किसी सिचुएशन का सामना तुरंत कर लेना। इन स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट के सिलेक्शन के अंदर उसका रोल होता है। मार्केटर्स ट्राई टू क्रिएट ब्रांड पर्सनालिटी फॉर सम प्रोडक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्स ऑफ ह्यूमन traits। Buyers may often select brands with matching personality of their own। एग्जाम्पल्स रेमंड्स एंड रीड एंड टेलर शूटिंग्स उसके एग्जाम्पल्स लगे। यानी वो सेल्फ कंसेप्ट, यानी वो अपने आप की इमेज किसके साथ में बनाना चाहता है वो देखा जाता है। फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। दीज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें मोटिवेशन याद रखे, ये पूछ सकते हैं आपको। बायर्स नीड्स आर नॉर्मली बायोजेनिक और फिजियोलॉजिकल। बायोजेनिक यानी शारीरिक जो बोलते हैं फिजिकल नीड्स, एंड साइकोलॉजिनिक एंड साइकोलॉजिकल यानी दिमाग से जो सेटिस्फेक्शन मिले वैसे नीड। अब्राहम मास्लो ने ये मोटिवेशन की थियरी दी थी।
is the driving force of people's needs or is consistent of a need hierarchy. नीड हायरार्की थियरी देने वाला कौन? तो अब्राहम मास्लो. They included psychological needs, face safety needs, social needs, esteem needs, and self-actualization needs. Needs according to Maslow, वो हायरार्की में सेटिस्फाई हो. जब तक पहली नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब जब तक फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, आई थिंक मैंने साइकोलॉजिकल बोला, पहले फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होगी, उसके बाद में सेफ्टी नीड्स, उसके बाद में सोशल नीड्स, इसी तरह से जाना है. तो ये उसकी हायरार्की है. देखो, सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है. ये कम सेटिस्फाई करती है इंसान को, यानी कम मोटिवेट करती है, इसलिए सबसे नीचे. उसके बाद में सेफ्टी नीड्स है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन. फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव, वो सोशल नीड्स के अंदर समाज उसको कितना एक्सेप्ट करता है. फिर एस्टीम नीड्स के अंदर सेल्फ एस्टीम, मुझे पहचान दिए, किसी तरह की पहचान मेरी समाज में, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हो. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट होना. अब आता है उसके बाद में परसेप्शन. वंस मोटिवेटेड, हाउ द मोटिवेटेड बायर acts is influenced by his or her perception of the situation. That is how the buyer receives, selects, organizes and interprets information. इंटरप्रिटेशन को परसेप्शन बोलते हैं. जैसे मैं ये कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि परसेप्शन सबका अलग अलग होता है. आधा भरा हुआ ग्लास कोई बोलेगा तो आधा खाली ग्लास बोलेगा, सबके परसेप्शन अलग अलग है. नेगेटिव सोचने वाला आधा खाली ग्लास बोलेगा, पॉजिटिव सोचने वाला आधा भरा हुआ ग्लास बोलेगा. Bars can emerge with different perception of the same stimulus object because of three perceptual process. याद रखना ये तीन perceptual process. पहले सिलेक्टिव एक्सपोजर, फिर सिलेक्टिव डिस्टोर्शन और सिलेक्टिव रिटेंशन. कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्टिम्युली. स्टिम्युली यानी जो तुमको असर करने वाली चीजें हो ना, इफेक्ट करने वाली, उसको स्टिम्युली बोला जाता है. एवरी डे ऑफ देयर लाइव्स. आउट ऑफ दिस, मोस्ट ऑफ द स्टिम्युली विल बी स्क्रीनड आउट, ओनली अ फ्यू विल बी सिलेक्टेड बाय बायर्स. कुछ चीजें तो अपने इग्नोर कर देते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन टू अ करंट नीड. सिमिलरली बायर्स forget about some stimuli and retain only what they want. Because of these factors, marketers use considerable drama and repetition in sending messages to the target market. इसलिए कंज्यूमर को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करेगा. जैसे मोबाइल कंपनी वाले हमेशा मेगापिक्सल ऑफ कैमरा, उसी के बारे में बात करेंगे, और बैटरी साइज के बारे में. इंडिया में सिर्फ यही बात की जाती है क्योंकि इंडियन ऑडियंस को यही पसंद है. ओवरऑल परफॉर्मेंस का मतलब लोग यही समझते हैं कि बैटरी ज़्यादा होनी चाहिए, कैमरा अच्छे मेगापिक्सल्स के होने चाहिए. इसी तरह से लैपटॉप ब्रांड की बात करो तो लैपटॉप ब्रांड के अंदर नॉर्मली ये लोग हमेशा क्या, रैम ज़्यादा हो तो चल जाएगा ऐसा समझते हैं, पर कितनी रिक्वायरमेंट है उसको समझना ज़रूरी होता है. ये इसी बात का फ़ायदा मार्केटिंग कंपनीज उठाती है. फिर लर्निंग. बायर्स लर्न through their actions. Learning involves changes in the buyer's behavior as a result of his experience. The buyer's learning is produced through, देखो लर्निंग यानी सीखना, तो ड्राइव. ड्राइव यानी एक बार अगर समझो मुझे भूख लगी हो, मैंने एक बार ऐसा सोचा कि मैं भूख के लिए समोसे खा लेता हूँ, तो मुझे इसके बाद में एक बार परेशानी अगर होती है तो दूसरी बार वो सिलेक्ट नहीं करूंगा. तो हर बार ट्रायल एंड एरर किया जाता है. लर्निंग यानी सीखा जाता है. रिस्पॉन्स और री यानी क्या, एक बार तुमने सिलेक्ट कर लिया कि यही चीज मुझे अच्छी लगती है तो वो री हो गया. बिलीफ एंड एटीट्यूड. कंज्यूमर की बिहेवियर भी किस पे डिपेंड करता है, उसकी बिलीफ के ऊपर. बिलीफ आपकी नॉलेज, ओपिनियन और फेथ के ऊपर होता है. राइट. जैसे कोई इंसान ऐसा बिलीव करता है कि अगर टीवी खरीदना है तो मैं सोनी का टीवी लूंगा क्योंकि मुझे उस पर बिलीफ है, यकीन है, मुझे इस ब्रांड के ऊपर फेथ है. या तो उसके पास ये नॉलेज होगा किसी चीज के बारे में. इट इज डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट द बायर वॉज हैज अबाउट समथिंग. बिलीव्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मार्केटर्स पॉइंट of view because product and brand images are based on beliefs and therefore affect buyers behavior. फिर आता है उसके बाद में बिलीफ के बाद एटीट्यूड. देखो ये पूछेंगे आपको एटीट्यूड, जजमेंट, फीलिंग, टेंडेंसीज ऑफ द बायर टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया. किसी बायर का जजमेंट करने की काबिलियत को अपने क्या बोलेंगे, एटीट्यूड बोलेंगे. तो बायर का फ्रेम ऑफ माइंड कि भाई वो क्या पसंद करेगा क्या नहीं पसंद करेगा, and of moving forward or away from them. Marketers should try to fit their product offerings into the buyer's existing attitudes rather than trying to change attitudes, which is a difficult task. ये लोग जो चेंज करेंगे एटीट्यूड को वो गलत है.
एटीट्यूड चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डिफिकल्ट टास्क है। एग्जिस्टिंग एटीट्यूड पे बिलीव करो। अब देखो, ये इसके बाद पूरा बाइंग प्रोसेस है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ये नीड रिकॉग्निशन से स्टार्ट होता है, ये आपके पैम्फलेट के अंदर भी है। वो ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन था, वो भी दोनों क्वेश्चन आपके पैम्फलेट में अवेलेबल है। तो ये मेरे पास कॉलेज का है, आपने एमसीक्यू कॉलेज के मटेरियल में से करने चाहिए, इसलिए मैं इसके ऊपर अभी स्ट्रेस कर रहा हूँ। अदरवाइज एंसर में लिखने के लिए आपके पास ऑल मटेरियल अवेलेबल है। नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड परचेज डिसीजन। फिर उसके बाद में आता है पोस्ट परचेज डिसीजन। देखो अभी वन बाय वन अपने इसको शुरू करते हैं। पहले नीड रिकॉग्निशन है, भूख लगे तो खाना है, तो नीड रिकॉग्निशन। इसी तरह से अगर किसी को बहुत दूर पड़ता है अपने घर से, समझो कि कॉलेज बहुत दूर पड़ती हो या समझो कि कोचिंग सेंटर बहुत दूर पड़ता हो, तो उसको बाइक की जरूरत है, ये नीड रिकॉग्निशन। पहले पहचान करो कि जरूरत है। जरूरत होना ये ट्रिगर करता है इंटरनल स्टिम्युलस को या तो एक्सटर्नल स्टिम्युलस को। अब ये देखना है, इंटरनल स्टिम्युली आर परसीव्ड स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट। मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, फिजिकली या तो साइकोलॉजिकली, जैसे हंगर या फियर ऑफ लेट कमिंग टू क्लासेस या एस्टीम एंड एस्टीम नीड्स। ये सब कैसी है, तुम्हारे लिए इंटरनल फीलिंग्स है। लेकिन एक्सटर्नल का मतलब इंफॉर्मेशनल क्यूज फ्रॉम द मार्केट दैट लीड टू कंज्यूमर टू रियलाइज द नीड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे एडवर्टाइजमेंट फूड की देखी, मोटरसाइकिल की एडवर्टाइजमेंट देखी, ये एक्सटर्नल, बाहर से लोग प्रेशराइज करते हैं कि आपके लिए ये चीज बनी, आपको ये खरीदनी चाहिए। अब sometimes some consumers may not recognize लेटेंट नीड्स। लेटेंट यानी उनको पता ही नहीं चलता तो उनकी ज़रूरत ये भी है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके बाद में उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट हमको खरीदनी चाहिए। इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट चलती है इतनी सारी। एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले दो तरह से काम करते हैं, एक तो कंज्यूमर को डाइवर्ट करते हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट से, और दूसरा कंज्यूमर के अंदर नीड अराइज करते हैं, नीड को पैदा करते हैं। अब इंफॉर्मेशन सर्च, अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सेकंड स्टेज, याद रखो ये प्रोसेस है। प्रोसेस टूटना नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में, सेम सीक्वेंस में जाने चाहिए। इन मेनी केसेस इन अराउज कंज्यूमर सर्च इज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इन इंफॉर्मेशन सर्च कंज्यूमर्स यूजुअली कंसिडर, मैं कुछ इंफॉर्मेशन सर्च के अंदर मैं कुछ ब्रांड को सिलेक्ट करूंगा, 10-12 ब्रांड मेरे माइंड में होगी। राइट, जैसे मुझे अगर समझो मैंने सोच लिया मैंने स्कूटर खरीदना है, तो स्कूटर खरीदने के लिए मैं पहले ये चेक करूंगा कि मुझे पेट्रोल स्कूटर चाहिए या ईवी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए। फिर अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे पेट्रोल व्हीकल चाहिए, तो मैं फिर ये सिलेक्ट करूंगा कि उसमें से मुझे कौन कौन सी कंपनीज बेटर ऑप्शन अवेलेबल करती है। तो इसमें ब्रांड्स जिसके बारे में हमको पहले से पता हो, यानी वो सेट विल इंक्लूड ब्रांड्स इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी दैट द कंज्यूमर रिमेंबर्स एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ द इवोक स्टेट। नॉट ऑल आर डीम्ड टू फिट द नीड, दोज कंसिडर्ड यूनिट आर एलिमिनेटेड, अनकंसिडर्ड अनफिट, सॉरी, जो अनफिट है उसको एलिमिनेट करेंगे। जैसे मैंने देखा कि स्कूटर जिसकी हाइट कम है और मेरी हाइट ज़्यादा है, तो मैं वो स्कूटर के ब्रांड को निग्लेक्ट करूंगा। द रिमेनिंग ब्रांड्स उसको कंसिडरेशन सेट के अंदर रखा जाता है। इनिशियली इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, कंसिडरेशन सेट ऑफ ब्रांड्स के अंदर से ली जाती है। यानी मैं जिसको कंसिडर करना चाहता हूँ उसी ब्रांड के अंदर। पर्सनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अरे सॉरी, इसमें जैसे मोटरसाइकिल परचेस करना तो इसमें यामा, होंडा या तो बुलेट, ये ब्रांड्स मैंने सोच ली है पहले। न्यू इन्फॉर्मेशन कैन ब्रिंग एडिशनल ब्रांड्स। अब इन्फॉर्मेशन में सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इससे ज़्यादा तो दूसरी बाइक से जो ज़्यादा ऑफर करती है। तो ये अवेयरनेस इवोक्ड और कंसिडरेशन सेट के अंदर आ सकती है। फिर कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हो सकता है, पर्सनल, कमर्शियल या एक्सपेरिमेंटल सोर्स, ये एमसीक्यू है। पर्सनल सोर्स में फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और पीयर्स, तुम्हारे आजू बाजू के जितने लोग हैं वो सब, उनसे आप पहले पूछ दो जिन पे आपको ब्लाइंड फेथ हो। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन
इज ऑल्सो नोन एज वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब, जैसे ही किसी ने ऐसा समझा कि मेरे पास जो चीज़ अच्छी है तो वो आपको बताएगा उसके बारे में। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मानी जाती है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग के अंदर। कमर्शियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आता है, उसके अंदर मार्केटर, सेल्स पर्सन, डीलर्स, पीओपी डिस्प्लेस, प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया जाता है, और उसके बाद में प्रोडक्ट लीफलेट, ये सब आता है। कंज्यूमर फिर कंपनी की वेबसाइट को भी देखेगा, और जो एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज है उसमें हैंडलिंग, एग्जामिनिंग एंड यूजिंग, उस प्रोडक्ट को अपने वहाँ देखेंगे, वहाँ जाके अपने, जैसे टेस्ट ड्राइव लेना, वो सब इसमें आता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला जाता है किसी भी चीज का, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए कॉम्प्लेक्स होता है। सस्ती प्रोडक्ट हो ना, तो एक दो को पूछ के तुरंत परचेज का डिसीजन ले लो। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो तो भी इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, हमारे पास जितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसको चेक करेंगे क्या हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे कि नहीं। राइट। इसमें सब देखा जाता है, वेटेज। जैसे कि अगर मैं टीवी परचेज करने जा रहा हूँ, मेरे लिए पिक्चर क्वालिटी और साउंड, ये दो चीज़ें मायने रखती है, बाकी सारे कोई फंक्शन में मायने रखते। तो मैं इससे दो जिसमें अच्छे हो वही चेक करूंगा, बाकी सब नहीं। फिर उसके बाद परचेज डिसीजन लिया जाता है। अब पैसे कहाँ से आएंगे, ये यहाँ पे आता है। ब्रांड और मॉडल सब डिसाइड कर दिया, उसके बाद में परचेज डिसीजन लिया जाएगा। और कई बार इसमें डिस्काउंट वगैरह भी कंसिडर किया जाता है। इंस्टॉलमेंट स्कीम मिलती हो तो वो भी चेक की जाती है। और बाद में आता है पोस्ट परचेस डिसीजन। ये डिसीजन कंज्यूमर और मार्केटर दोनों के लिए, ये वाला लास्ट वाला बिहेवियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर बिहेव करेगा प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद, या तो वो सेटिस्फाइड है या तो वो डिससेटिस्फाइड है। राइट। परचेजिंग प्रोडक्ट के बाद एक्सपीरियंस, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के बारे में बताएगा। इसको पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर लाया जाता है। ये लास्ट स्टेज के अंदर आता है। इफ द प्रोडक्ट फेल्स, एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा करता तो डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है तो बायर सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाता है, यानी जो चाहता उससे ज्यादा मिला आपको, तो आप हाईली सेटिस्फाइड हो। इसके बाद में आपके लिए पॉजिटिव, यानी मार्केटर के लिए पॉजिटिव या तो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा। अगर प्रोडक्ट अच्छी लगेगी तो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट खराब लगेगी तो वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव होगा। सिंपल। Most purchases result in cognitive dissonance, which is a discomfort felt by the buyer due to post-purchase conflict। कई बार क्या होता है कि परचेज के बाद अगर आपने बराबर से सामने वाले का को जवाब नहीं दिया, तो सामने वाला उसके अंदर डिस्कम्फर्ट फील करता है, यानी ऐसा। यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर है ना, वो 3 लोगों को बताएगा, लेकिन डिससेटिस्फाइड कस्टमर 11 लोगों को बताएगा कि वो डिससेटिस्फाइड है। यानी हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, खुशियों से ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं। अब यहाँ यूनिट 2 शुरू होता है, वो सेकेंड वीडियो के अंदर मैं अपलोड करूंगा। अभी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको 3 चीज़ें मैंने बताई। एक तो मार्केटिंग का जो, सॉरी, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है जिसमें माइक्रो मैक्रो दोनों देखा। उसके बाद में अपने उसके बाद में, सॉरी आई फॉरगॉट दैट, मैं चेक कर लेता हूँ क्या आपने देखा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब। राइट। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले। फिर उसके बाद में बाइंग प्रोसेस देखा। 3 क्वेश्चंस मेन है इसके अंदर। 3 में से एंसन के लिए अगर मैं बोलूँ तो वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट वाला पूरा क्वेश्चन, माइक्रो मैक्रो अगर दोनों कर लो तो मोर देन इनफ है।